हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी कर रहे थे। उसी में आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute, maximum amount of substance means solute. Maximum amount of substance or solute in gram dissolving fixed amount of solvent and form saturated solution at constant temperature and pressure is called solubility of substance। तो किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि वो सब्सटेंस जब किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है और वो क्या बना ले, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी बनेगा जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होता है। तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होता है। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होने पर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के अंदर घुल गया है। बस यही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में घुला है वही उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ हम सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है और उसने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बना लिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। बिकॉज सॉल्युबिलिटी डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसलिए आपको यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। हमने पढ़ा है लाइक, डिसॉल्व, लाइक। जो जैसा होता है वो उसमें घुल जाता है।
तो सपोज करो यहाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट का हमें नेचर देखना पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट का नेचर सेम है यानी दोनों पोलर इन नेचर हैं तो दे कैन इजीली डिसॉल्व, एक दूसरे के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो जाएंगे और हमें मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दो नॉन पोलर सब्सटेंस है लाइक बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, जब बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो बेंजीन इजीली क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज बोथ हैव नॉन पोलर इन नेचर। तो सोल्यूट, यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं पोलर सॉल्वेंट dissolve with polar solvent, suppose water dissolve with NaCl और यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा, यहाँ suppose NaCl dissolve in water और सॉल्यूशन बनेगा salty water, तो यहाँ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा क्योंकि वाटर और NaCl बोथ हैव पोलर इन नेचर। इसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें। हम अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, सपोज बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन मिलकर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं यानी chloroform is more soluble than benzene comparatively water। इसी तरीके से अगर मैं वाटर के अंदर अगर क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वाटर के अंदर क्लोरोफॉर्म को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये दोनों अनडिसॉल्व रहते हैं ड्यू टू वाटर का नेचर पोलर होता है जबकि क्लोरोफॉर्म का नेचर नॉन पोलर होता है। तो इसका मतलब solubility does depend on nature of solvent and solute। if both solvent and solute have same in nature, solubility maximum होगी, जबकि अगर दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट का नेचर सेम नहीं होता है तो दोनों के बीच में सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर की बात करें। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर हमारे पास जो है वो है टेम्परेचर। जनरली हमारे पास टेम्परेचर के बेस पर हमारे पास दो रिएक्शन हैं, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां हीट इवॉल्व होती है, यानी ऐसी रिएक्शन के अंदर हीट देने पर हमारे पास किसी सोल्यूट का सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हीट देने का मतलब हम उसको टेम्परेचर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर यहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर solubility of solute will decrease in solvent, तो यहाँ पर solubility will also increase। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ हीट एमिट्स होती है, यानी हीट बाहर निकल रही है, और ऐसी रिएक्शन के अंदर हीट पहले से ज़्यादा है और आप उसको बाहर से हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर आप राइज करेंगे तो उस सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, यानी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। तो
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पहले से हीट जो है वो बाहर निकल रही है और आप उसको और ज़्यादा हीट यानी टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी विल बी डिक्रीज। तो दिस इज द इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। एक तीसरा फैक्टर हम देखते हैं, दैट इज प्रेशर। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर के ऊपर सोल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो सपोज करो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, सॉल्यूट यदि हमारे पास सॉलिड या लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर डज नॉट इफेक्ट बिकॉज सॉलिड और लिक्विड को इतना कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डज नॉट इफेक्टेड, यानी सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है ये गैस है, अगर सॉल्यूट गैस स्टेट में है और इस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अगर हमने यहाँ इंक्रीज कर दिया तो solubility will also increase। तो गैस के केस में प्रेशर अप्लाई करने पर गैस जो है मोर सोल्यूबल हो जाती है, यानी उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं गैस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस more affected by increasing pressure, by the increasing pressure of gas in liquid. Solubility of gas more affected by the increasing pressure of gas in liquid, यानी लिक्विड की सपोज करो हमारे पास एक ये लिक्विड है और लिक्विड की सरफेस पर हम N2 गैस, O2 गैस और CO2 गैस प्रेशर, जब गैसेस को लिक्विड की सरफेस पर प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, तो N2, O2, CO2 इज मोर सोल्यूट। लेकिन इन सभी गैसें की मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सोल्यूबिलिटी जो है वो सोल्यूट के नेचर पर भी डिपेंड करती है, और सभी यहाँ जो गैस सोल्यूट है इन सब का सोल्यूबिलिटी एक जैसा नहीं होता, इन सब का सोल्यूबिलिटी डिफरेंट होता है।
हो सकता है ऑक्सीजन मोर डिजोल्व हो सकता है N2 इससे कम डिजोल्व हो सकता है CO2 इससे भी कम डिजोल्व हो। तो ये डिपेंड करता है इनके पार्शियल प्रेशर। तो यहीं से एक साइंटिस्ट आया जिसे हम हेनरी नाम पाते हैं, हेनरी लॉ। इसने यहाँ हमें एक लॉ दिया, हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम कह सकते हैं solubility of gas is directly proportional to solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas। और यहाँ इसने प्रेशर ऑफ गैस ना कहकर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस नाम दिया, बिकॉज डिफरेंट गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिफर होती है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ इसका कहना था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसी को हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं, x इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, x या इज इक्वल टू kh, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू kx इनटू x गैस। दिस इज द formula of Henry law। P यहाँ P इक्वल टू partial pressure of gas and x is equal to mole fraction of gas। एक्चुअली x is equal to x जो हमने गैस यहाँ लिया that is mole fraction of gas। तो हमने यहाँ पर मास ऑफ गैस ना लिया कर उसका गैस का मोल फ्रैक्शन यूज किया, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर हम किसी भी गैस का निकालें तो उस गैस के सपोज करो हमारे पास N2 गैस है और N2 गैस का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो N2 गैस के नंबर ऑफ मोल और N2 और O2 गैस मिक्स हैं तो यहाँ एक मिक्सचर बन गया, तो O2 प्लस N2 यानी टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ हमारे पास जो गैस का जो मास है उसको हम मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को हेनरी लॉ को हम जो है Henry law states that partial pressure या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस is directly proportional to partial pressure of gas।
तो इसी को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, यानी P इजिकल टू KH एंड X गैस। P पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, तो पार्शियल प्रेशर डिफरेंट गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट जो गैसेस होती है वो डिफरेंट प्रेशर जो है वो लिक्विड की सरफेस पर लगाती हैं। तो सपोज करो यहाँ KH को हम हेनरी कांस्टेंट नाम देते हैं, और ये हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एंड टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो हेनरी कांस्टेंट जो होता है ये गैस के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि KH इजिकल टू P अपॉन X गैस, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यानी अगर हम KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो X गैस यानी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और गैस का मोल फ्रैक्शन कम हो जाने का मतलब है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। यानी जब भी KH की वैल्यू अगर किसी गैस के लिए KH का वैल्यू ज़्यादा होता है तो वो गैस उस गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ KH का वैल्यू डिफरेंट गैसेस के लिए KH का वैल्यू दिया गया है। डिफरेंट गैस है हमारे पास, नाइट्रोजन के लिए सपोज नाइट्रोजन के लिए KH का जो वैल्यू है हमारे पास 290। सपोज CO2 के लिए KH का वैल्यू हमारे पास यहाँ तो 190 ले लेते हैं, इसको 75 ले लेते हैं। तो O2 के लिए KH का वैल्यू हमारे पास 35। ऐसा हम मान लेते हैं कि N2 गैस के लिए KH का वैल्यू 190, CO2 के लिए 75, O2 के लिए 35। अब आपसे कहा जाता है इन गैसेस के अंदर मोर सोल्यूबल, तो मोर सोल्यूबल O2 मोर सोल्यूबल देन सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो O2 मोर सोल्यूबल देन CO2 और CO2 मोर सोल्यूबल देन N। ड्यू टू ऑक्सीजन का जो KH वैल्यू है वो बहुत कम होता है, और हमने फॉर्मूले से यहाँ देखा कि KH इक्वल टू P अपॉन X गैस, यानी मोल फ्रैक्शन KH का वैल्यू कम है तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। या KH का वैल्यू अगर हम बढ़ जाता है, KH का वैल्यू बढ़ता है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर KH का वैल्यू सबसे कम जो KH का वैल्यू है वो ऑक्सीजन के लिए है, इसलिए यहाँ पर इसका सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि
KH का वैल्यू जितना ज़्यादा किसी गैस के लिए KH का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है उतनी कम होती है और वो गैस उतनी कम सॉल्युबल होती है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो KH वैल्यू होता है वो काफ़ी कम होता है। ड्यू टू दिस रीज़न ऑक्सीजन ईजिली डिज़ोल्व विद वाटर के अंदर आसानी से डिज़ोल्व कर जाती है और इस ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल जो है अपने रेस्पायरेशन के अंदर यूज़ कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।